अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं उनमें क्वेश्चन 5 है, उसके बाद क्वेश्चन 3 है एंड क्वेश्चन 2 है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो है एक पार्ट सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये दोनों रिजल्ट जो हैं हमने प्रूव करने हैं किसकी मदद से, वेन डायग्राम की मदद से। ठीक है, और इसमें आपको सेट्स दिए गए हैं, ये पी का, ये क्यू का एंड आर का। वेन डायग्राम से हमने इसको प्रूव करना है और ये ए और बी पार्ट हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे मैं इसका इंटरसेक्शन फाइंड करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यही दोनों रिजल्ट जो है प्रूव करेंगे, लेकिन ये पार्ट नंबर 1 नहीं होगा, पार्ट नंबर 2 होगा। आप बुक से देख सकते हैं कि बुक में इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो आपको पता है जब भी हम वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वेन डायग्राम वाला, सबसे पहले तो है हम इसको जो है रफली सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बननी है। ठीक है, तो रफली हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है, ये P यूनियन Q यूनियन R। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, वहाँ पे हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, ए, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो ऐसे पढ़ा था A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। यानी जो 3 टर्म्स इधर थी वही 3 टर्म्स इधर थी और सेम साइन था, चेन बस क्या था, ब्रैकेट की पोजीशन इधर लास्ट वाले 2 पे ब्रैकेट है और इधर फर्स्ट वाले 2 पे। अब देख लें यहाँ पे भी P Q R और इधर भी P Q R, इधर पहले वाले 2 पे ब्रैकेट है तो इधर लास्ट वाले 2 पे। तो ये होगा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और ये भी आपका होगा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये भी देख सकते हैं पी क्यू आर और यहाँ पे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। तो सबसे पहले जी हम P यूनियन Q फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले P का साइड लिखेंगे 0 1 2 3। ये आपको पता है, जैसे कि पहले भी हम क्वेश्चन करते रहे वेन डायग्राम वाले, तो मैं पहले इनको सॉल्व करता होता था, इससे हमें वो वेन डायग्राम की शेडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिल जाती है। उसके बाद क्यू का सेट 2 3 4 5 एंड 6। तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब है कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करना है। तो सबसे पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2। देखें 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो आप 1 दफ़ा लिखेंगे, 3 भी 2 दफ़ा लिखा हुआ है, 1 दफ़ा लिख देंगे, फिर आ जाएगा 5 एंड 6 और यहाँ पे 4 मैंने मिस कर दिया, 4 भी हम कहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आंसर आ गया P यूनियन Q का। अब यहाँ पे लिखें नाउ, अब आपको तो आंसर चाहिए P यूनियन Q यूनियन R का। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है सेट लिखेंगे। तो इसका सेट है 0 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसका यूनियन कर देंगे आप R के साथ। तो R का सेट ये लिखा हुआ है 5 6 7 8 एंड 9। तो अगेन यूनियन करना है, इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, कंबाइन। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4। अब 5 देखें इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है, तो इसको एक दफ़ा, इसी तरह 6 भी दोनों सेट में तो उसको भी एक दफ़ा। फिर आ गया 7 8 एंड 9। ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी तरह अब हम इधर जो है राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर वेन डायग्राम की तरफ आते हैं। ठीक है, इसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है कोई टीचर आपको नंबर दे, हो सकता है कोई टीचर आपको नंबर ना दे, लेकिन आपने सॉल्व कर लेना, वही इस वजह से कि शेडिंग करने में बाद में आसानी हो। तो यहाँ पे P यूनियन Q यूनियन R, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, Q यूनियन R। तो Q यूनियन R में सबसे पहले Q का सेट लिखेंगे 2 3 4 5 एंड 6, फिर यूनियन R का सेट 5 6 7 8 एंड 9। अब जब यूनियन करना है तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। किस तरह से कंबाइन किया ये देखें, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनको एक दफ़ा लिखा, बाकी के 2 3 4 और 7 8 9 ये लिख दिया। नाउ अब आपकी जो फाइनल राइट हैंड साइड थी वो ये थी, इसको कम्प्लीटली लिख लिया। सबसे पहले आप P का सेट लिखेंगे। तो P का सेट आपके पास ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 और इसका आप यूनियन ले लें किसके साथ, Q यूनियन R के साथ, जो कि आपके पास है 2
3 4 5 6 7 8 एंड ये हम इसलिए कर रहे हैं कि समटाइम पेपर में इसी तरह बस क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसको वेरीफाई करें, वेन डायग्राम नहीं पूछते, तो इसलिए ये मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें कि हमने इसकी वेन डायग्राम कैसे बनानी है। उसके लिए हम रफ पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले रफली सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसकी वेन डायग्राम कैसे बने। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। उनमें सबसे पहला स्टेप ये था कि आप पहले इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन करें। तो देखिए इन तीनों में कुछ कॉमन है, तो वो देखने का तरीका क्या था, 0 इस सेट में 0 नहीं है तो फिर इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 इधर भी 1 नहीं है, इधर भी 1 नहीं है। 2 इधर 2 है लेकिन इस सेट में 2 नहीं है। अच्छा 3 इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब है तीनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। ये देखें ना ही 0 तीनों में है, ना ही 1 ना 2 ना 3, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो तीनों सेट में। अच्छा फिर उसके बाद सेकंड आपने क्या करना है कि P और Q का इंटरसेक्शन ले लेना। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो देखें, ये दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3, तो आपने लिख देना है 2 और 3। और यहाँ पे ये खास क्या रखना है, जब आप इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो गौर से देखें क्या ये आपका कोई सेट कम्प्लीटली तो नहीं आया। जैसे देखें 2 और 3, क्या ये पूरा सेट P तो नहीं है, नहीं। उसके बाद Q तो नहीं है, पूरा सेट नहीं है, और R इसी तरह नहीं है। तो इसका मतलब है ये दोनों सेट क्या हुए, ओवरलैपिंग। अगर पूरे को पूरा कोई सेट आ जाए तो वो फिर सब सेट वाली सिचुएशन होती है। इसका मतलब ये P और Q क्या है, ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, उसके बाद देखें P और R का इंटरसेक्शन देखें, P और R 0 नहीं मैच होता, 1 भी नहीं मैच होता, 2 भी 3 भी, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट। इसका मतलब है कि P और R दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, नंबर 4 फिर आपने Q और R का इंटरसेक्शन करना है, यानी ये सेट Q और ये सेट R, इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो अगर आप गौर से देखें इन दोनों में कॉमन है 5 6, ये तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया 5 6। अब यहाँ पे भी आप गौर से देख लें क्या कंप्लीट कोई सेट तो नहीं आया है। देखें आप दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, क्या सेट पूरे का पूरा Q तो नहीं आया, क्या कंप्लीट सेट R तो नहीं आया, नहीं आया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ये हमने सारा रिजल्ट बना लिया। अब ये देखें जब हमने ये सारी सिचुएशन बना ली तो अब हम इसकी वेन डायग्राम बना सकते हैं। ये देखें ये U, अब आपके देखें तीनों सेट तो जो हैं वो ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो डायग्राम है वो ये वाली नहीं बनेगी। ये वाली तब बनाते हैं जब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आए, यानी तीनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन आए तब बनाते हैं। तो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन नहीं, इसका अब ये देखें P और Q ओवरलैपिंग है, ये देखें ये P और ये Q ये ओवरलैपिंग हो गए। उसके बाद Q और R भी ओवरलैपिंग है, ये Q और ये R ये ओवरलैपिंग, ये आपकी डायग्राम बन गई। और देखें ये जो डिसजॉइंट वाली सिचुएशन P एंड R डिसजॉइंट है, ये देख लें P कहाँ बना हुआ है और R कहाँ पे बना हुआ है। तो ये हमने जी पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने रफली डायग्राम बना ली। तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। अब इसके अंदर नंबर भी लिख लेते हैं। देखिए P और Q के इस कॉमन पार्ट में क्या आएंगे, ये वाले एलिमेंट 2 3, Q और R के कॉमन पार्ट में क्या आएंगे 5 6। अब P के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या थे, वो रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास से 0 और 1 वो इधर आ गए क्योंकि 2 3 आपने इस कॉमन एरिया में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें Q के एलिमेंट्स कौन कौन से रह गए, आपने 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, इधर 5 6 को इधर लिख लिया, तो बाकी क्या रह गया 4। और R के देखिए रिमेनिंग क्या रह गया, आपने 5 और 6 तो लिख लिया, तो बाकी क्या रह गया 7 8 9 वो आ गया यहाँ पे। तो ये आपकी कंप्लीट डायग्राम बन गई। आई होप कि आपको समझ आई होगी। दोबारा से बता देता हूँ, ये देखें सबसे पहला स्टेप क्या कि अगर आप समझ लेंगे आपकी डायग्राम गलत है ना तो आपका सारा क्वेश्चन गलत है। सबसे पहले मैं तीनों सेट का इंटरसेक्शन करना है, यानी तीनों में देखना है कोई कॉमन एलिमेंट, तो तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था। इसका मतलब है कि आपकी इस तरह की कोई डायग्राम नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखें मैंने पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन किया तो इसका आंसर आया 2 और 3। जब मैंने इनका इंटरसेक्शन किया तो कंप्लीट कोई पूरा सेट नहीं आया, ना ही कंप्लीट P का सेट आया ना ही Q का कंप्लीट सेट आया। इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स कॉमन आए, तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन आए तो उनको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो इस वजह से ये डायग्राम बनी। ठीक है, उसके बाद देखें P और R ये दोनों, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आया था, हमने पहले पढ़ा हुआ है अगर 2 सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो वो कौन से सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो इसलिए दूर दूर बने हुए हैं। ये देख लें P कहाँ पे बना हुआ है, R कहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद देखें Q एंड R,
क्यू एंड आर में कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट क्यू के आगे, ना ही ऐसा हुआ सारे के सारे एलिमेंट्स आर आगे। अगर सारे का सारा कंप्लीट कोई सेट आ जाए तो वो सबसेट वाली सिचुएशन होती है। तो इसका मतलब ये भी दोनों ओवरलैपिंग है। तो आप देख सकते हैं क्यू और आर भी ओवरलैपिंग है। अब इस डायग्राम को हम नीट बना लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, तो ये मैंने डायग्राम बना लिया नीट करके, लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो जो कि मैंने अभी आपको रफली ये सारी डायग्राम समझाई थी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को बैक करके थोड़ा सा तो इसको दोबारा अच्छे से समझें, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने फाइनल काम जो रह गया हमने शेड करना है। अब ये देखें, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, पी यूनियन क्यू। अब पी और क्यू क्या थे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पी और क्यू हमने क्या कहा था कि पी और क्यू क्या है, ओवरलैपिंग सेट। तो जब ओवरलैपिंग सेट्स का यूनियन करते हैं तो इसका मतलब है कि पी के एलिमेंट्स भी शेड होंगे, क्यू के एलिमेंट्स भी शेड होंगे, और जो इनमें कॉमन है वो भी एलिमेंट्स शेड होंगे, यानी पी एंड क्यू कम्प्लीटली शेड होगा। तो ये आपके पास पी भी शेड होगा, ये देखें, ये पार्ट भी पी के अंदर आ रहा है, ये पी भी शेड हो गया, और यहाँ पे ये क्यू भी शेड हो गया, ये वाला पार्ट भी शेड होगा 5 6 वाला, क्योंकि ये भी क्यू का पार्ट है। तो ये हमने शेडिंग कर दी, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि पी यूनियन क्यू को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, फिर हमने फाइंड किया पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो अब देखें इसका आंसर क्या है। अच्छा, ये मैं आंसर आपको बताना भूल गया, इसका आंसर है 0 1 2 3 4 5 6। तो देख लें, हमने उसी को शेड किया, 0 1 2 3 4 5 6, ये देख लें, ठीक है। अब देखें इसके बाद क्या हमने करना है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ठीक है। तो अब जब इस सेट का यूनियन लेंगे इस सेट के साथ, आर के साथ, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको पता है जब भी 2 3 सेट का यूनियन करते हैं तो तीनों के एलिमेंट्स आते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक दफ़ा लिखना होता है। अब देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 को तो ऑलरेडी हमने शेड किया हुआ है, इसको दोबारा शेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब देखें आपका जो फाइनल, अब आपने क्या करना है, आर को शेड कर देना। ये हमने आर को शेड कर दिया, ये ठीक है, ये आर शेड हो गया, ठीक है। अब आप इस पर भी दोबारा से शेडिंग करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब देखें इसका जो आंसर है वो 2 पार्ट्स पे होगा। पहले क्या था, पी यूनियन क्यू, उसको हमने रिप्रेजेंट किया ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। उसके बाद आपने आर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये वर्टिकल लाइन से। तो इसका मतलब है कि फाइनल जो आंसर है ना आपका, वो तीनों सेट शेड हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं जी इस साइड पे, इस साइड पे आ जाते हैं, राइट हैंड साइड पे। ये हमने पहले आंसर फाइंड किया हुआ है क्यू यूनियन आर का। अब देखिए क्यू और आर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि क्यू और आर क्या है आपस में, ये क्यू और आर भी क्या थे, ओवरलैपिंग सेट्स। और जब ओवरलैपिंग सेट्स की हम शेडिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग में क्यू भी शेड होगा, आर भी शेड होगा, और इनके कॉमन एलिमेंट्स भी शेड होंगे। और वैसे भी देखें इनका आंसर क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 यहाँ पे 4 भी आएगा, 4 5 6 7 8 9, ये यानी क्यू भी शेड होगा। ये देखें क्यू को शेड कर दिया। अब जब क्यू को हम शेड कर रहे हैं तो ये पार्ट भी शेड होगा, क्योंकि ये भी क्यू का पार्ट है, ठीक है, ये शेड हो गया। और इसी तरह से ये आर भी शेड होगा, ये हमने आर को भी शेड कर दिया और क्यू को भी शेड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हमने जो क्यू यूनियन आर की शेडिंग की है वो इस तरह से की है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी आपका फाइनल आंसर, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। अब जब इस शेडिंग का हम यूनियन लेंगे पी के साथ, आपको पता है जब भी 2 या 3 सेट्स का यूनियन लेते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं उनके, ठीक है। तो अब देखिए आपका आंसर जो फाइनल है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखें 9 यहाँ से लेके 2 3 4 5, ये 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9, ये ऑलरेडी शेड है। तो शेड करने वाला सिर्फ रह गया 0 और 1, तो आप इसको अब शेड करते हैं ये वाली लाइन से, वर्टिकल लाइन से, ठीक है, ये हमने शेड कर दिया। तो अब देखिए अगर आप इसके ऊपर दोबारा से शेडिंग करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। तो अब देखिए आपका जो फाइनल आंसर है वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे बताएंगे कि आपने सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है, पी। तो पी को आपने शेड किया हुआ है वर्टिकल लाइन से, ठीक है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम यूनियन वाला ऑपरेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसका जो फाइनल आंसर आता है 3 सेट्स का, वो 2 पार्ट्स पे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्यू यूनियन को आपने कैसे शेड किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये देखें इसकी जो शेडिंग है और इसकी जो शेडिंग है कंप्लीट, अगर आप शेडिंग देखें ये भी तीनों सेट शेड हुए हैं, ये भी तीनों सेट शेड हुए हैं।
तो इसको आप 1 कह दें, ठीक है, इसको आप 2 कह दें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये जो हम रिज़ल्ट प्रूव करना चाहते थे ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले बी पार्ट में भी जो है इनको पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन सेट्स को पहले हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जी हम लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P इंटरसेक्शन Q। तो P का सेट हम लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, और इंटरसेक्शन ले लेंगे Q सेट के साथ। Q का सेट आपके पास है 2 3 4 5 6। तो अब देखें इंटरसेक्शन मीन दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 और एक 3, तो ये आंसर आ गया 2 एंड 3। नाउ अब देखें आपने आंसर फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो P इंटरसेक्शन Q का आंसर क्या है 2 एंड 3, ये वाला आंसर। और फिर इसका इंटरसेक्शन ले ले R सेट के साथ। अब R में क्या एलिमेंट लिखे हुए हैं 5 6 7 8 एंड 9। अब जब आप इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखें इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद इसकी हम बनाते हैं वेन डायग्राम, बल्कि अभी इसके साथ ही हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही बना लेते हैं जी। तो ये हमने डायग्राम बना ली है इसकी, ठीक है। अब इसको शेड करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया था P इंटरसेक्शन Q, तो आप यहाँ पे लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q। इसको देखें P इंटरसेक्शन Q का आंसर क्या है 2 एंड 3, तो ये 2 एंड 3। अब ये डायग्राम कैसे बनी है ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट अब नीट करके बना दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप बताएंगे यहाँ पे कि P इंटरसेक्शन Q को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड किया हुआ। फिर देखें फाइनल जो आंसर है आपका P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब देखें इसका जब इस पार्ट का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे इस R के साथ, तो ये देखें ये पार्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, R कहाँ पे लिखा हुआ है, R की बाउंड्री है यहाँ तक, ये देखें ये जिसको मैंने ब्लैक कर दिया। अब देखें इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। वैसे भी आप देखें इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है क्या है एम्प्टी, तो जब भी एम्प्टी आता है तो इसका मतलब नो शेडिंग। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है नो शेडिंग, इसको आप कह देते हैं 1। अब ज़रा राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे Q इंटरसेक्शन R को, तो पहले Q का सेट लिखेंगे। Q का सेट हमारे पास है 2 3 4 5 6। इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे R के साथ जो कि 5 6 7 8 एंड 9। इसका इंटरसेक्शन देखेंगे आएगा 5 और 6 दोनों में कॉमन है, तो Q इंटरसेक्शन R का जो आंसर है वो आ गया 5 एंड 6। नाउ अब ये जो हम कंप्लीट है ये लिख के इसको सॉल्व करेंगे P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो सबसे पहले आएगा P का सेट जो कि ये लिखा हुआ है हमारे पास P का सेट 0 1 2 3, और इंटरसेक्शन इसका किसके साथ Q इंटरसेक्शन R के। अब देखें इन दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो अब ये देखें इसको हम शेड करने लगे हैं। सबसे पहले हमने फाइंड किया Q इंटरसेक्शन R, तो ये देखें Q इंटरसेक्शन R, इसका आंसर क्या है 5 और 6। इसकी भी डायग्राम मैंने पहले से बना ली है, कैसे बनाई है ये आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। Q इंटरसेक्शन R, तो शेड होगा 5 एंड 6 ये वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि Q इंटरसेक्शन R को हमने इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वाली लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे P के साथ, तो ये देखें इसका आंसर क्या है एम्प्टी। अब आप देखें कि P वाला सेट है ये जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, ये इस पार्ट का आपने इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। तो देखें इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनल आंसर इसका भी क्या हो गया नो शेडिंग। इसका भी जो फाइनल आंसर है वो नो शेडिंग है, इसका भी फाइनल आंसर ये नो शेडिंग। तो आप कह दें फ्रॉम 1 एंड 2, इसका आप कह दें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इसकी जगह आप ये रिजल्ट भी दोबारा लिख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है इसका आंसर इसके इक्वल। अब ये आपको मैंने बताया ये जो मैंने सारा मैथमेटिकल वर्क किया है ये वाला, ये करने के आपको नंबर में भी मिले ना मिले, लेकिन इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपका जो आंसर है वो आपको शेड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका जो है यही दोनों रिज़ल्ट को पार्ट नंबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे।